हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, राइट। और ये डेली करंट अफेयर्स आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवेज के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम्स हो और आपके स्टेट के कोई भी एग्जाम्स हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इंटरनेशनल अफेयर्स से। Singapore becomes the first country to rectify Mega Free Trade Agreement (RCEP). What is RCEP? RCEP is Regional Comprehensive Economic Partnership। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है जो चाइना लीड कर रहा है, चाइना इसको लीड कर रहा है और इसको जो है सिंगापुर ने अप्रूव कर दिया है। इसके बाद जो है ये जो 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं ये आरसीईपी की, ये इनका भी अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चाइना को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो चाहिए 6 आसियान कंट्रीज और 3 नॉन आसियान कंट्रीज मेंबर। इसको अगर अप्रूव कर देते हैं इसको, तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और ये जब एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा जो कि इम्पैक्ट करेगा अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर चाइना की बात करिए, चाइना बहुत ही इमर्जिंग इकोनॉमी है, अपने ट्रेड को वो वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है अगर चाइना इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाता है, अच्छे से इस एग्रीमेंट को पास कर ले जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ आसियान की बात की है तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो आसियान का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। और आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये एक बार हम ये देख लेते हैं। तो आसियान में हमारी 10 कंट्रीज आती हैं मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। तो इसका जो कंट्रीज के नाम है वो रहे ब्रुनei, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, ये इनकी कैपिटल्स रही जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी आप एक बार पढ़ सकते हैं और इनकी करेंसी के बारे में थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। खासतौर पे सिंगापुर, लाइक सिंगापुर डॉलर है, फिलीपींस में पेसो है। ठीक है, ये कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडोनेशिया भी काफ़ी ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जकार्ता इसकी कैपिटल है इंडोनेशिया का, रुपया है, इंडोनेशियन रुपया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूएई की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बन गई हैं नोरा अल मतरोशी। ठीक है, नोरा अल मतरोशी जो है वो यूएई की फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बन गई हैं जिनको नासा ने ट्रेन कर दिया है और वो किसी भी मिशन में, अपकमिंग मिशन में वो स्पेस में जा सकती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर स्पेस, तो अगर हम इसकी बात करें तो इनका नाम होगा अंशुशा रिया रैसन। ठीक है, अंशुशा रैसन जो है ये फर्स्ट ईरानियन वुमेन है जो कि ईरान की भी ये कह सकते हैं कि ईरान की पहली लेडी जो कि स्पेस में गई है। और अगर बात की जाए इनकी, तो ये ईरानियन अमेरिकन लेडी है। ठीक है, ये अमेरिका की सिटीजनशिप है इनके पास और ये वहाँ के एक एंटरप्रेन्योर हैं। और आपको ये चीज़ जान के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये कोई एस्ट्रोनॉट नहीं, शी इज़ नॉट एन एस्ट्रोनॉट। ओके, ये एक सेल्फ फंडेड टूरिस्ट बन करके गई थी। इन्होंने पे किया टू ट्रेवल टू स्पेस अराउंड 20 बिलियन यूएसडी। कैन यू इमेजिन, इतना हैवी मनी पे करने के बाद इन्होंने जो है ये ट्रेवल कर पाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बहुत ही आई गेस मज़ेदार रहा होगा एज अ टूरिस्ट वहाँ जाना, है ना, स्पेस में जा कर के वहाँ एक्सप्लोर करना बहुत ही मज़ेदार इवेंट रहा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि फर्स्ट वुमेन ऑफ ऑफ द वर्ल्ड टू एंटर स्पेस, अगर हम पहली वुमेन की बात करें तो बहुत ही पहले 1963 में जो है सोवियत यूनियन के एक कॉस्मोनॉट जिनका नाम था वेलेंटीना
तेरेस्कावा, ठीक है, वैलेंटिना तेरेस्कावा, जो 1963 16 जून 1963 को ही एक सोलो मिशन पे, ये एक एस्ट्रोनॉट थी, एक सोलो मिशन पे ये 70 आवर्स के लिए अर्थ के ऑर्बिट में रही थी, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी जर्नी की थी, ये 2 साल बाद की थी, जब यूरी गागारिन जो थे, इंडिया फर्स्ट स्पेस में जाने वाले जो पर्सन है, यूरी गागारिन, उनके 2 साल बाद इन्होंने ये भी स्पेस में गई थी। अच्छा, जो हम अक्सर जानते हैं, हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में हम जानते हैं, ये 1969 में गए थे, ठीक है, 1969, राइट। और ये से बहुत पहले 1961 में यूरी गार्गिन गए थे, और 1963 में हमारी ये गई थी तेरेस्कावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अच्छा, वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस डे को हमें याद करना, बट ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को आपको ये बताना था कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू एंटर इनटू स्पेस, जो कि मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ, यूरी गागारिन, ठीक है। ये पहले इंसान थे जो 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में एंटर किया था, किसी एक ह्यूमन ने स्पेस में एंटर किया 12 अप्रैल, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन होता है इसका, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कभी कभी हमेशा ये कंफ्यूज कर देता है आपको। अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम होगा तो बहुत सारे लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग लगाते हैं, पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है मून पर जाने वाले फर्स्ट पर्सन थे, पर स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन यूरी गगारिन थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो श्रीनगर में खोला गया है, अभी लेटेस्ट एक श्रीनगर में खोला गया है। ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, जो कि किरण रिजिजू जिसके मिनिस्टर हैं, ये ऑपरेट करते हैं। और ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाते हैं फॉर ओलंपिक्स, ताकि हम अपने कंट्री से बेस्ट एथलीट्स को यहाँ पे ट्रेन कर सके और उनको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सके और ओलंपिक्स में हमारे लिए गोल्ड मेडल ला सके। तो जो अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया है, श्रीनगर में इनॉग्रेट किया है इन्होंने रोइंग के लिए, ठीक है। और ये डल झील आप सभी जानते हैं, डल लेक इन श्रीनगर, ये इस पे ही रोइंग की अब ट्रेनिंग होगी। अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक और जो है फेंसिंग के लिए भी एक जो है KISCPE जो है खुला हुआ है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 24 KISCE जो है खुले हुए हैं, ठीक है। और इनका फोकस होता है बेसिकली स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट के लिए। अच्छा, रोइंग और फेंसिंग अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता देता हूँ। ये रोइंग होता है जिसमें कि बोट को इनको फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो उससे पहले लेके आता है वो जीत जाता है, ये रोइंग है। और इसे कहते हैं फेंसिंग, जो एक तरह की तलवारबाजी कह सकते हैं इसको आप, है ना। अच्छा, यहाँ पर आप ओलंपिक्स का लोगो देख सकते हो। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो ओलंपिक्स के लोगो में ये जो 5 रिंग्स हैं, ये रिंग्स क्या डिनोट करती हैं, ठीक है। जो 5 रिंग्स है ये कुछ डिनोट करती हैं, आपको बताना है ये क्या डिनोट करती हैं, ठीक है, किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं, ठीक है। चलिए आप मेरे को इसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आपको कमेंट सेक्शन में ही मैं इसका आंसर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है रवि रिवर पे, ठीक है। ये अपने तरह का एक पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा आफ्टर अ गैप ऑफ 60 ईयर्स। इंडस वाटर ट्रीटी साइन होने के बाद ये कोई पहला प्रोजेक्ट है जो इंडिया इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है तो आप समझ लीजिए, जो ये कंस्ट्रक्शन होगा ये शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट है के अंडर आता है, और ये बसंतपुर कठुआ जम्मू में है। इसका एम क्या है, इसका एम है टू यूटिलाइज फुल वाटर ऑफ रवि रिवर इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसमें 2-3 चीज़ों की मैंने बात की, पहले तो इंडस रिवर। इंडस रिवर आपको पता है
कि काफ़ी बड़ी रिवर है जो कि चाइना से निकलते हुए, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो चाइना से यहाँ से निकलते हुए इंडिया होते हुए पाकिस्तान में जाते जाते अरेबियन सी में ये ख़त्म हो जाती है। और इसकी ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों ही जगह पर हैं, है ना। तो इसका जो वाटर का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए एक इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन की गई 1960 में, यस 1960 में साइन की गई। ये क्या ट्रीटी है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि जो ये हमारा जो इंडस में जो इंडस रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज का क्या क्या नाम है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज का जो नाम है हम लिख लेते हैं एक बार, है ना। वैसे तो ये लिखी हुई है पर हम एक बार फिर से एक बार सीक्वेंस वाइज में लिखेंगे। पहला नाम है हमारा सतलज का जाता है, ठीक है, सतलज रिवर। सतलज रिवर जो है इसकी जो लेंथ होती है वो 1450 के किलोमीटर्स के अराउंड है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो सबसे लंबी है वो है चेनाब, ठीक है। चेनाब रिवर की लगभग लेंथ 960 किलोमीटर्स है। उसके बाद हम झेलम जानते हैं, ठीक है। झेलम की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 725 टू 730 ऐसे कुछ है। और इसके बाद रवि रिवर की हम बात करें, रवि जिस पे अभी कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो भी अराउंड 720 किलोमीटर्स की है, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी जो ट्रिब्यूटरी है अपना इंडस रिवर की, वो है ब्यास, जिसकी लेंथ अराउंड 470 किलोमीटर्स ही है, ठीक है। तो अब इंडस वाटर ट्रीटी पे भी हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। ये एक ट्रीटी है जो 1960, जैसा कि मैंने आपको बताया, सितंबर 1960 में साइन की गई बिटवीन जवाहरलाल नेहरू और उस समय के प्रेसिडेंट याकूब खान के बीच में, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट का काम किया वर्ल्ड बैंक ने, जिसने इस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने में काफ़ी हेल्प की। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है इस ट्रीटी के तहत जो ये रिवर्स थी, ये 5 रिवर्स हमारी हो गई ट्रिब्यूटरीज और एक खुद इंडस, 6 रिवर्स हो गई। इनको इन्होंने ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स में डिवाइड कर दिया। ईस्टर्न रिवर्स वो रिवर्स कहलाई जिस पे टोटल कंट्रोल इंडिया का होगा, ठीक है, इंडिया का कंट्रोल होगा, ठीक है। इस पे इंडिया कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल हर पर्पस का काम कर सकता है इसके पानी को यूज करके, ठीक है। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी के बाहर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इंडिया कंट्रीज पे। बाकी वेस्टर्न फ्लोइंग जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इनको दे दिया गया पाकिस्तान को, ठीक है। इन और बोला गया कि आप इस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कुछ भी जो चाहे कॉमर्शियल पर्पस के नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप इसको भेज दो। पर क्या इंडिया और इंडिया इस ट्रीटी के तहत इंडिया चाह के भी ना ईस्टर्न और ना ही वेस्टर्न किसी भी रिवर का फ्लो रोक नहीं सकता है फॉर पाकिस्तान। बट और उसी की और वैसे ही इंडिया जो है वेस्टर्न रिवर का पानी पूरी तरीके से पाकिस्तान को के लिए छोड़ना भी ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इस वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी है इनका यूज नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, लाइक इरिगेशन हो गया, ठीक है ना, इरिगेशन के लिए हो गया, स्टोरेज के लिए हो गया, है ना, स्टोरेज के लिए हो गया हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी अगर वो चाहे तो कुछ कंस्ट्रक्शन इस पर कर सकता है। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर पे इंडिया कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अब अच्छा एक चीज़ और है कि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई तो उसके तहत जो इन ट्रिब्यूटरीज और रिवर का जो पानी था उसमें 80% ऑफ द वाटर 80% ऑफ द वाटर पाक को दे दिया गया और इंडिया को मिला केवल 20% पानी। 20% पानी इंडिया को मिला। और जाहिर सी बात है, देखिए आप देख सकते हैं इस मैप में कि इंडिया में बस ये इतना सा पोर्शन ही है जो कि बह रहा है, बाकी सारा पोर्शन ही जो है पाकिस्तान में निकल जाता है। तो पाकिस्तान के बाद बहुत बड़ा पोर्शन है, इसलिए ये भी रीज़न है। और सबसे और भी बड़ा रीज़न ये है कि मैंने आपको लेंथ भी बताया कि ये छोटी छोटी रिवर्स हैं और ये बहुत बड़ी रिवर्स हैं जो कि चाइना से पाकिस्तान तक जाती है, तो इसलिए इनको 80% वाटर जो है मिला हुआ है इंडस वैली का। चलिए, तो ये तो था इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें आप ये याद रखिएगा 1916 में बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड याकूब खान जो इन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीनेशन के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए हैं सोनू सूद को। आप सभी को पता है कि ये बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी उभर के आए हैं इस कोविड के पीरियड में, जहाँ पैसे तो हर किसी के पास होते हैं पर
उसका सही यूज़ करना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसका यूज़ करना, और अपनी अपनी पर्सनालिटी का यूज़ करना, जो छोटे लोगों के लिए, जो वर्कर्स के लिए किया इन्होंने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है। और सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर, ठीक है। चलिए, रमेश पोखरियाल ने लॉन्च कर दिया है सार्थक प्लान, एंड ये जो सार्थक प्लान है ये आता है अंडर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्थक? यू कैन सी स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये जो सार्थक है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इम्प्लीमेंट किया है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसको जो लॉन्च किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिटिल गुरु, ये अपने तरह का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप जनरेट किया है। किसने? ICCR ने, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने, ठीक है। इन्होंने टाई अप किया विथ गेमाप स्पोर्टविज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और एक ऐप बनाया लिटिल गुरु करके। जो लिटिल गुरु ऐप है ये छोटे बच्चों को हेल्प करेगा टू लर्न संस्कृत इन अ गेमिंग सेंस, और यू कैन से कि एक लर्निंग प्रोसेस में, एक अच्छी सी लर्निंग प्रोसेस में इनको हेल्प करेगा, ताकि संस्कृत में इनका इंटरेस्ट बना रहे छोटे बच्चों का, ठीक है। और ये अपनी तरीके का वर्ल्ड का पहला एक संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो अभी बफ्ता अवार्ड्स 2021 रिलीज हो गए हैं, एंड बफ्ता स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो इसमें जो बेस्ट मूवी निकल कर आई है वो है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड को 4 प्राइज मिल गए हैं, 4 बेस्ट अवार्ड्स मिल गए हैं। और जो बेस्ट फिल्म मेकर बनी है, जो बेस्ट फिल्म मेकर हैं वो है कोहेइल जॉ, कोहेइल जॉ। तो ये जो है फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर। वुमेन ऑफ कलर का मतलब है कि वो वुमेन जो वाइट नहीं है, वो अमेरिकन नहीं है, वो यूरोपियन नहीं है, वो एशियन हो सकती है, वो अफ्रीकन हो सकती है, ठीक है। उनके नाम समझ में आ रहा है, ये एक एशियन लेडी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वुमेन और सेकंड वुमेन टू विन बेफ्ता फॉर बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। और जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें मिला है वो मिला है फ्रांसिस मैक डॉर्मेट को, ठीक है। अच्छा, जो ये नॉर्मेड मूवी है ये एक अमेरिकन ड्रामा है, और इसको जो है इसने पीपल्स चॉइस अवार्ड भी जीता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का। तो अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स क्या है, हम इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड के जो अवार्ड्स हैं, तो जो बिगेस्ट फिल्म अवार्ड्स होते हैं वो हैं, सबसे पहले तो ऑस्कर, आप सभी जानते हो, ये हमारे प्लेनेट का मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्डन लायन अवार्ड। तो गोल्डन लायन अवार्ड जो है विंस फिल्म फेस्टिवल देता है। विंस विंस कहाँ पे है? विंस एक सिटी है जो कि है इटली में, ओके। इटली में जो बेस्ट, जो हाईएस्ट प्राइज है इन फिल्म मेकिंग वो है गोल्डन लायन। अच्छा, गोल्डन ग्लोब्स, अभी आपने देखा गोल्डन ग्लोब्स एक यूएस की एक फिल्म नोमाड लैंड को मिला था, तो ये एक यूनाइटेड स्टेट की ही जो हाईएस्ट क्या नाम है प्राइस है इन फिल्म मेकिंग, वो है गोल्डन ग्लोब्स। अच्छा, उसके बाद है गोल्डन लियोपार्ड। गोल्डन लियोपार्ड जो है लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर दिया जाता है। जो लोकार्नो कहाँ पर है, अगर मैं ये बोलूँ कि लोकार्नो कहाँ पे है, तो ये मिलेगा हमको स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है गाइस, ओके। फिल्म फेयर आप सभी जानते हैं, हम सब देखते हैं फिल्म फेयर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा फिल्म मिलता है, अवार्ड मिलता है, वो है फिल्म फेयर, और इसको रन करता है कौन? टाइम्स ग्रुप रन करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक काफ़ी प्रेस्टिजियस है गोल्डन बियर, द गोल्डन बियर अवार्ड, जो कि बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फेस्टिवल होता है, वो आपको पता है, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की ये कैपिटल है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसकी आपको मैं PDF पर डे अवेलेबल करा सकूँ। आप हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, जिसपे मैं
काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के नोट्स भी डालता रहता हूँ। आप दोनों ही हम ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो आप उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।